गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू श्री सुंदरम एकेडमी। आज हम अपने जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 2025 में शेड्यूल हुआ है, 2024 में नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न वगैरह क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम भावना मिश्रा है और थोड़ा सा मैं बिफोर गोइंग टू मेन कंटेंट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है। साथ ही मैंने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है 2022 का, वो मैंने क्वालिफाई किया है। मुझे 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है CSIR लैब्स में, और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है, इसमें जो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये यूज़फुल होने वाला है हमारा आज का कंटेंट। एक तो जो एकदम कम्प्लीटली न्यू है, इसके लिए जो नया नया एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत है। दूसरे वो जो रिपीट बैच है, जो 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो 2024 में दोबारा दे रहे हैं। तीसरे वो लोग जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि 3 गुना 1/3 स्टूडेंट का ही होने वाला है सिलेक्शन, तो वो दोबारा से एग्ज़ाम अगर देने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो जो आज के प्रेजेंटेशन का कंटेंट है वो हम मोटा मोटा 4 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहिए कि वो एग्ज़ाम क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका ड्यूरेशन, उसकी मार्किंग सिस्टम एक्सेट्रा। फिर हम डिटेल सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है। फिर उसके बाद हम जो लास्ट ईयर के जो 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काइंड ऑफ स्टैंडर्ड होगा। एकदम पूरी तरह से नहीं, बट थोड़ा सा हमें आइडिया और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन करनी है, उसका आइडिया मिलेगा। और 2017 के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि 2017, हालांकि 2017 और 2024 के जो एग्ज़ाम है, 22 के जो एग्ज़ाम है, उसमें डिफरेंस है काफ़ी, बट फिर भी हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फिर सोर्स मटेरियल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ रहते हैं, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे नोट्स, लोकल ऑथर, सबका किसका पढ़ना है, क्या करना है। तो एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, उसका हम बुक मटेरियल पढ़ेंगे, बुक सोर्स मटेरियल, और जो बुक का रेफरेंस है वो देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जनरल एक्सपीरियंस से मैं टिप्स और थोड़ा सा सजेशन, गाइडेंस हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हम पहले देख लेते हैं, पेपर पैटर्न और सिलेबस पे। तो ये दिख रहा है। तो बेसिकली आपका जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल का जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है, और ICT होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के बारे में। तो इसका हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अदर फैकल्टी मेंबर इसका डिटेल में बताएंगे, पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। तो और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है हमारा विषय संबंधित, जो होता है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है आपका, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जो भी है, हमारा केमिस्ट्री है। तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो होता है वो जीके का होता है, 50 क्वेश्चन जीके का होता है, और जो 150 क्वेश्चन होते हैं 200 में से। 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो
50 क्वेश्चन 200 में से जीके के होगा, 150 क्वेश्चन जो होगा वो हमारा केमिस्ट्री का होगा, और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो इसलिए 50 × 4 हो गया हमारा 200 मार्क्स का जीके, जिसके लिए हमें 1 घंटा मिलता है, और 150 × 4 हो गया हमारा केमिस्ट्री, इसलिए हो गया 600 मार्क्स, जिसके लिए हमें 3 घंटा मिलता है, और टोटल मार्क्स हो गया 800। और उसके बाद हमारा आता है थर्ड जो होता है वो इंटरव्यू जो होता है 100 मार्क्स का। तो ये जो है 900 मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग भी है और मेरिट वाला भी है जो पेपर है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको 40% लाना पड़ेगा, अर्थात 50 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम तो आपको सॉल्व करने ही है ये एग्ज़ाम पेपर 1 पास करने के लिए, तब आपका पेपर 2 चेक होगा। अदरवाइज़ आप पेपर 2 में फुल मार्क्स भी लेके आते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो पेपर 1 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। फिर लास्ट में इंटरव्यू का भी इसका मार्क्स काउंट होगा इंटरव्यू, और फिर 900 से मेरिट होगी। पेपर एक ही दिन में होता है, ठीक है, ड्यूरेशन इसका है 1 आवर 3 आवर, बीच में आपके इंटरवल होता है पेपर 1 और पेपर 2 के, और ये दोनों पेपर बाइलिंगुअल में आपको मिलेगा, आपका सब्जेक्ट भी आपका जीके भी। और इसमें एक नोटिस है, इसमें एक उन्होंने रखा है कि जो एक नोट पॉइंट दिया है कि अगर कुछ भी मिस स्पेल हुआ या मिस प्रिंट हुआ तो जो लैंग्वेज है वो हिंदी को ही मान्य किया जाएगा, इंग्लिश की लैंग्वेज को मान्य नहीं किया जाएगा जो भी। तो इन्होंने ऐसे ही किया है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। और हाँ, और 4 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपका पेपर हो गया। फिर उसके बाद चयन प्रक्रिया में यह है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसमें से 1/3 का सिलेक्शन होगा, मतलब 66% चांसेस से सिलेक्शन नहीं होने के, 33% चांसेस है इंटरव्यू में ये। फिर उसके बाद अब हम आते हैं, ये तो उसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में आपको ईच यूनिट में क्या है सिलेबस में। ये तो हमारा जीके हो गया, ये थोड़ा पुराना सिलेबस है। अब जीके में परिवर्तन हुआ है, सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बट फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस चेंज हुआ है, शायद जनजातियों को अलग रख दिया गया है, बाकी सेम है, और करंट अफेयर और ICT को मर्ज कर दिया है। नाउ विल गो टू सिलेबस। ये इंग्लिश में है, ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। तो अभी इसके टोटल 10 यूनिट है केमिस्ट्री के, जिसमें से 8 यूनिट डेडिकेट प्योर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है। 2 यूनिट जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको हमारे अपने एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, तो उसकी डिमांड और उसकी डिज़ाइन क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो ये जो यूनिट 1 है उसकी डिज़ाइन इस तरह NEP 2020 के हिसाब से की गई है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया है, और उसी हिसाब से यूनिट 1 रखा गया है। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है हमारा जो केमिस्ट्री था वो एशियन इंडिया में कैसे था, किस तरह से डेवलप हुआ और क्या हुआ, उसके हिसाब से रखा गया है। तो अब इसमें जो सिलेबस है, थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देखते हैं। तो इसमें क्या था कि उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उसका जो भी हम यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, जैसे डिस्टिलेशन यूनिट हम यूज़ करते थे, तो अभी हम करंटली यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन यूनिट्स, अवन, फर्नेस, ये सब यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे कुछ हमारे जो ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो पातन यंत्र, अधस्पातन यंत्र, कोष्ठी यंत्र, ये सब यंत्र होते थे जिससे डिस्टिलेशन वगैरह होता है, प्योरिफिकेशन होता है कंपाउंड का। तो वो उस ज़माने में उस टाइम पे वो कैसे बनाते थे, उसका कैसे रखते थे
उसकी सिस्टम क्या होती थी, उसका यूज़फुल कैसे किया जाता था, उसका एक हैंडबुक पूरा तैयार रहता था, तो वो सब इसमें है। बेसिकली लैब, जो रसशाला जिसे बोलते थे, लेबोरेटरी को उस टाइम पे रसशाला कहते थे। तो रसशाला की जो भी चीज़ें हैं वो, और जैसे कि मतलब हमें पता है, हमें जनरल नॉलेज में हमने सुना है कि मेटलर्जी प्रोसेस इंडिया से ही शुरू हुआ है, हमारे भारत देश से ही शुरू हुआ है। तो मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डाइज कैसे होते थे, टेक्सटाइल्स में कैसे कपड़ों को रंगा जाता था, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे एशियंट केमिस्ट थे, जिसको हम ऋषि और महर्षि मुनियों के नाम से संबोधित करते हैं, तो वो उस टाइम पे उनका योगदान क्या था, आज भी उसका क्या रेलेवेंस है। जैसे कि हमारे ऋषि कनाद हो गए, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, तो उस टाइम पे मतलब बहुत बहुत पीरियड, हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि कालखंड क्या था, कौन सा उसमें किस कालखंड में क्या डेवलप हुआ, वो सब पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अणु होता है जो बहुत छोटा होता है, परमाणु होता है, उससे भी छोटा होता है, तो वो हम उन्होंने ये किया था। नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन थे, विद्याधर थे, ये सब के बारे में इनका क्या, इनकी कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं अभी भी, वो सब। और इनको, इनके सारे बुक को जो 19वीं सेंचुरी के केमिस्ट थे उन्होंने कैसे मतलब एक तरह से रिकॉर्ड किया, रखा है, प्रिजर्व किया, तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, जानना भी चाहिए हमें। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा हमारे जो केमिकल्स, रस से बना है रसायन। तो जैसे अभी हम एसिड, बेस, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ केमिकल्स में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उस टाइम पे भी क्लासिफिकेशन होते थे, किस तरह से होते थे, महारस, उपरस, इसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, किस, इनका क्या यूजेस है, और ये कौन सी किताब और कौन से हैंडबुक में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर आगे ये करेंगे तो, और एनईपी के हिसाब से भी अच्छा है। और जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो ये तो पढ़ाना है ही, क्योंकि सिलेबस में ये है। तो ये 10 यूनिट में से पहला यूनिट हमारा एशियंट इंडियन केमिस्ट्री था। अब दूसरा और तीसरा यूनिट जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, आप ये सिलेबस को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा इस सिलेबस, अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा हम CSIR नेट के सिलेबस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से स्टैंडर्ड काइंड ऑफ है। तो उसको भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि उससे हम फेमिलियर होते हैं उस सिलेबस से नॉर्मली। तो नेट के भी और MP सेट के भी सिलेबस, क्योंकि MP सेट का सिलेबस नेट की ही जैसा है। तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स दिया हुआ है, तो आपको दिखाएगा कि इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, जो 1D बॉक्स और 3D बॉक्स के लिए है। ठीक है, इतना ही है, मतलब ये बहुत ही बेसिक लेवल, या जो हम UG में पढ़ते हैं उतने लेवल का ही दिया है। जैसे कि नेट में और जो PG में हम पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं, उनका टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वो सब इसमें नहीं दिया है। तो ये बहुत ही बेसिक, एडवांस लेवल का क्वांटम नहीं दिया है। सेम ऐसे ही मॉलिक्यूलर सिमेट्री में, ग्रुप थियरी में भी ऐसा ही है, UG तक जो हम पढ़ते हैं। और ये हालांकि इसमें GOT इंक्लूड नहीं किया है, बट लास्ट ईयर GOT से क्वेश्चन आया था, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम पे आया था। इन्होंने लिखा नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने ग्रुप के बारे में लिख दिया है, तो हम उसको उसमें ऐसे कंसिडर करेंगे। फिर हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, इसमें देखिए थोड़ा सा एडवांस है, इसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो हमारे PG लेवल पे आता है वो आया है, बाकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही है। थर्मोडायनामिक्स, फ्री एनर्जी, गिब्स फंक्शन जो होते हैं, एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनली, एंट्रोपी, तो ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो भी है सब पढ़ेंगे। लॉ के बिना तो थर्मोडायनामिक्स अधूरी है। थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें दिया नहीं है, लेकिन बिना केमिकल इक्विलिब्रियम के थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा उसका आधार लेंगे, फिर थर्मो पढ़ेंगे। फिर फेज रूल दिया है, बेसिक डेफिनेशन, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम पे दिया है, 3 कंपोनेंट सिस्टम को नहीं दिया है, इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ 1 और 2 को ही दिया है। तो जनरली जो तीसरा होता है वो एडवांस लेवल पे ही आता है, तो 1 और
टू कंपोनेंट पे ये करेंगे। ठीक है। फिर हमारी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, जिसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि ये बहुत एप्लीकेटिव होता है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए, तो ये इस वजह से इसलिए कह रही हूँ ना, डिज़ाइन जो है, क्योंकि हम प्रोफेसर बनेंगे, थोड़ा रिसर्च में भी जाएंगे, तो उस तरह से दिया, इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो भी प्रिंसिपल वगैरह है ये सब देखेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो हमारे स्पाइनल होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल फॉर्मेशन जो होता है, किस तरह से वो ये करते हैं, वो इसमें आएगा। क्रिस्टल डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सब डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्लोज क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और एफसीसी होता है फेस सेंटर क्यूबिक, तो ये सब टाइप्स हैं। फिर NaCl का, CgL का, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे। फिर हम ये हिंदी में लिखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यूनिट 3, जैसे मैंने कहा यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो 2 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दिया है, मतलब इसका जो पोर्शन है ये बहुत मेजर होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, आयनिक इक्विलिब्रिया को दिया है, pH मेजरमेंट वगैरह दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है उसमें सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसके नोटेशन क्या होते हैं, कैथोड एनोड, वो सब बेसिक है ये। और फिर उसके जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल और केमिकल कॉन्सेंट्रेशन सेल यूजी में भी दिया है और पीजी में हमारा डिटेल में रहता है, तो ये थोड़ा मतलब मिक्स है, बेसिक्स भी है इसमें, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो गया, तो ये सब थोड़ा है। फिर उसके बाद ये दोनों टॉपिक हैं जो है केमिस्ट्री ऑफ कोलॉइड्स और सरफेस केमिस्ट्री, तो ये दो अगर अच्छे से हो जाते हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लें और थोड़ी सी थियरीज वगैरह देख लें, चार्ज का कैसे होता है, कोलॉइडल की स्टेबिलिटी वगैरह, और सरफेस केमिस्ट्री में ग्राफ, टाइप्स ऑफ आइसोथर्म, अगर ये सब हम देख लेते हैं तो एकदम अच्छे से समझा देते हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करेंगे। तो जब हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो इसके कोई भी क्वेश्चन आए ना तो बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ कुछ आप देखना सब्जेक्ट में या टॉपिक में, कुछ कुछ यूनिट में कोई पर्टिकुलर जो चीज़ होती है वो स्कोरिंग होती है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये उसमें से है कोलॉइडल केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, तो अगर एक बार अच्छे से क्लियर हो तो स्कोरिंग होता है। फिर जो काइनेटिक्स है, जो काइनेटिक्स है उसका 0 फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखना है। सिर्फ 0 फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर तक ही है। जीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर तक ही है, थर्ड ऑर्डर नहीं है। और दूसरा इसमें है साइड और अपोजिंग और कॉन्जिक्यूटिव। आप ध्यान देना ये गेट से काफ़ी मिलता जुलता है सिलेबस, और इसमें बेसिक्स हैं, और ये जो है ये जो लास्ट के दो हैं वो एडवांस है, अरेनियस इक्वेशन, एंटी अरेनियस रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, वो सब इसमें है। फिर हम, तो ये हमारे 2 यूनिट फिजिकल के हो गए। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे, तो जो यूनिट 4 है, 5 है और 6वां यूनिट है वो हमारे इनऑर्गेनिक को दिया गया है। तो ये तो जो यूनिट चौथा है ये तो आप 12th का जो पढ़ेंगे NCERT और वो, तो उसमें ही कवर हो जाएगा। पहला 2 तो मतलब 12th का NCERT भी आप कर लिए तो कवर हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल है उसका लॉन्ग फॉर्म किस तरह से वो अरेंज हुआ है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शेल्स होते हैं, नील्स बोर्स थियरी डेफिनेटली, रुदरफोर्ड का मॉडल, फर्स्ट टाइम हमें तभी पता चला था कि न्यूक्लियस आया, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये NCERT के लेवल तक, मतलब 12th लेवल में भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये बेसिकली देखा जाए तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही है, तो पूरा जो यूनिट चौथा है वो पीरियोडिक टेबल ही है। फिर हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, पहले जनरल पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद S ब्लॉक, P ब्लॉक, और इनका बेसिक, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका
रिएक्टिविटी है, ये सभी पढ़ेंगे इसमें। फिर हमारा आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये भी बहुत काफ़ी स्कोरिंग है, छोटा सा है वैसे तो, मतलब देखा जाए तो इनकी केमिस्ट्री मतलब बहुत वास्ट है ट्रांजिशन की, इनर ट्रांजिशन की लिमिटेड है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कोरिंग हो जाता है। पिछले एग्ज़ाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से आए थे, तो काफ़ी अच्छा है इनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका कंपैरिजन, एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स का कंपैरिजन, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ये हमारा यूजी लेवल पे कवर हो जाता है। मैं बार बार यूजी पीजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको हम इतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यूजी तक का भी अगर हम सिलेबस करेंगे तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। जब हम एनालिसिस देखेंगे पेपर का तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अब यूनिट 5 है, ये हमारा एसिड बेस है केमिस्ट्री, कितने टाइम के एसिड बेस होते हैं, उनकी थियोरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड थियोरी, लुईस थियोरी, ये सब थियोरीज पढ़ेंगे। और अच्छा है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन भी आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इनफैक्ट, तो वो पढ़ेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, पॉलीमर केमिस्ट्री से थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को ये हो जाता है, मैं इसमें क्लियर कर दूँ। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ये हमारे फिजिकल में भी आती है, ऑर्गेनिक में भी आती है और इनऑर्गेनिक में, क्योंकि पॉलीमर्स हैं तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलीमर, सिंथेटिक और नेचुरल, ये सब तो सेम रहेगा। जो है डेफिनेशन है, स्कोप ऑफ पॉलीमर, जो मतलब उसकी एप्लीकेशन, ये सब होमो हेट्रो ये सब। लेकिन इसमें स्पेशल है क्योंकि इनऑर्गेनिक का दिया है, तो ये जो है सिलिकॉन बेस्ड और बोरॉन बेस्ड, क्योंकि इनऑर्गेनिक में लिमिटेड ही पॉलीमर होते हैं और उसमें बोरॉन और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बाकी ऑर्गेनिक में तो कार्बन बेस्ड पॉलीमर होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक के पॉइंट से पढ़ना है, यहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो इम्पॉर्टेंट रहती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हर एक एग्ज़ाम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, उसको क्या हार्म करते हैं, ये सबको मतलब जानना चाहिए, चाहे आप रिसर्चर हो चाहे टीचर हो। तो इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी, इसको वेटेज भी दिया जाता है और इम्पॉर्टेंस और प्रायोरिटी भी दिया जाता है, तो ये पढ़ेंगे। हमारा यूजी लेवल पे ये भी हो जाएगा। फिर हम ये जो फोटो केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक के इसमें दिया है, बट हम इसको फिजिकल के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के बुक्स में फोटो केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये हम फिजिकल की कोई बुक है जैसे PSP पूरी शर्मा पठानिया, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो उसका काइनेटिक्स है, जेबलॉन्स की डायग्राम, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, नेट में भी आता है और इसमें भी आया था। तो डिटेल जब हम यूनिट जब पढ़ेंगे तो डिटेल एनालिसिस हम ईच यूनिट का भी करेंगे, जैसे जैसे हम आगे एक एक यूनिट कवर करेंगे। फिर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ये दिखने के लिए छोटा दे दिया है, बट ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ये अच्छा है। ये इसके बिना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि हम इसमें बॉन्डिंग पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड थियरीज, VBT थियरी, VSPR थियरी, LFT, MOT, ठीक है, इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर होमो और न्यूक्लियर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं MOT से रिलेटेड या CFT से रिलेटेड, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 4 और 5 हुआ ऑर्गेनिक का। यूनिट 6 भी इनऑर्गेनिक का, यूनिट 6 भी इनऑर्गेनिक ही है। तो ये देखिए एडवांस लेवल का टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटालिक हमारा बहुत बड़ा है, अच्छा भी है और वो भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में है, बोरेन्स का है, जो फार्मूले वगैरह होते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के जो हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करके, तो ये सब चीज़ें उसमें होंगी। उनके बॉन्डिंग, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी से एक क्वेश्चन आया था जो 2022 में। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट ही है, बट इन्होंने एक यूनिट में दे दिया है, वो इसलिए क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज़ टाइट्रेशंस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं लैब में, UG PG लेवल पे, इवन हमारे +2 लेवल पे भी, तो वो सब है। वॉल्यूमेट्रिक और गैवियोमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। एनालिटिकल रिएजेंट्स के बारे में,
ये आपको, आप ये तैयार कर लेंगे तो ये आपको किसी भी इंटरव्यू में इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशन वगैरह हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको भी पढ़ेंगे। ये भी स्कोरिंग होता है अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। नॉर्मली बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिसकंसेप्शन है कि ये थियोरी है, इसको याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, बट नहीं, अगर आपको क्वार्टेशन केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनोमेटालिक आती है, तो आपके लिए बायो इनऑर्गेनिक बहुत ईजी हो जाएगा। आप अच्छे से प्रेड करके इसको बहुत स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है, इसको तो देखेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही है, एक दो क्वेश्चन आएगा ही। फिर ये हमारा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये है, आवाज आ रही है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने जो प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो तो हम किसी फिजिकल की बुक से देखें क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छे से दिया रहता है। फिर फंडामेंटल और प्रिंसिपल समझने के बाद, क्योंकि सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेम है, उनका एप्लीकेशन हम कैरेक्टराइजेशन उनके एनालिसिस में देखते हैं। किसके एनालिसिस में? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो उसका जो एप्लीकेशन है हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इनऑर्गेनिक की कोई बुक रिफ़र करेंगे, बाकी फिजिकल फंडामेंटल के लिए फिजिकल की बुक। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया। आप अगर इसमें कहूँ तो थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक एडवांस है, ऑर्गेनोमेटालिक एडवांस है, कोऑर्डिनेशन का जो एडवांस है, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम जो है वो यूजी लेवल पे कवर हो जाता है। अब आता है हमारा जो यूनिट 7, 8 और 9 है, वो हमारा ऑर्गेनिक का है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला जो यूनिट है, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जनरली क्या होता है, लोग कुछ कुछ यूनिट छोड़ने का सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो कभी भी ऑर्गेनिक में मैं बात कर रही हूँ, इस यूनिट को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये यूनिट दो तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसको करने से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्लस क्योंकि इसमें जो नॉमेनक्लेचर है, बेसिक ये बहुत ही बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके ऑर्गेनिक का आधार रखता है। आप ये समझेंगे तभी आप आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। उसके स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर, ऑब्वियसली आपको कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए कि ये उसकी चेन के बारे में, उसके ब्रांचेस के बारे में, तो वो तो है ही, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होती। बट स्टीरियो केमिस्ट्री और जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनकी नेमिंग और बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग वो ब्रश अप कर लेंगे। बेसिक तो मतलब आता ही है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री है। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उनकी स्टेबिलिटी, वो उनका रीअरेंजमेंट कैसे होता है, उनकी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि थर्मो और काइनेटिक से तो सारे रिएक्शन गवर्न होते हैं, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम इसको मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसको तो करना ही है। और उनके रिएजेंट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक का बेसिक है। इस अगर ये आता है ना आपको अच्छे से एकदम, इनके प्रिंसिपल जो ये सारे होते हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, एनर्जी से कैसे डिफरेंट होता है, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट क्या होता है, उनके बीच का ये सब अगर हमें पता होता है, तो अगर हमने आगे के दो नहीं भी पढ़े हैं, इन केस बता रही हूँ, तो इसका अप्लाई करके हम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना, या जो रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, वो भी हम पता कर सकते हैं। इसलिए ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो ऑर्गेनिक का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, मतलब ग्रेजुएशन पे ही, बट होता है, इसको एडवांस भी कह सकते हैं, मीडियम लेवल भी कह सकते हैं। तो हमारा सिंथेसिस आ जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक का पूरा एप्लीकेशन ही सिंथेसिस, तो करना ही है सिंथेसिस। तो हमारा जो भी सिंथेसिस, बेसिक सिंथेसिस है, फिर हमारा असिमेट्रिक सिंथेसिस है, ठीक है। उसमें भी हम एनांशियोमेरी एक्सेस पढ़ेंगे कि कौन सा आइसोमर स्टेबल होता है,
क्या इम्पोर्टेंट है, आइसोमर का इम्पोर्टेंस क्या है। कभी कभी जैसे दवाइयों में एक ही एनांशियोमर होता है, डी वाला ही काम करता है, एल वाला काम नहीं करता, तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर और मैकेनिज़्म, मैंने कहा ना अगर आपका फर्स्ट यूनिट क्लियर है तो आपको मैकेनिज़्म पढ़ने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा आता है एरोमेटिसिटी, ये तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और स्कोरिंग भी है, एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। बेंजोइड, नॉन बेंजोइड कंपाउंड, प्लेनार कंपाउंड, हकल का रूल, वो सब अगर समझ में आ जाता है तो इससे हम कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम ये करेंगे। ठीक है, फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी इसके ही यूनिट में दिया है, यूनिट नंबर 8 में। ये अब है यूनिट नंबर 9। इसमें ये है हमारा एडवांस का, इसमें फोटोकेमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, जो हम पीजी लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, जो हमारे फेमस रिएक्शन है। हमारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं, जो कार्बोकटायन है सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बनता है, कौन से पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फिर वो कौन से उसमें रीअरेंज करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी स्टेबिलिटी और वो क्यों करता है उसका कारण भी जानेंगे। फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, जिसमें डिफरेंट टाइप के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं। हीट और हमारे लाइट पे डिपेंड करता है, तो कैसे वो होता है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जानेंगे। साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ये सब। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट का जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जो हम अवेलेबल है वो सब हम पढ़ेंगे। ये 12th में भी हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, उनका स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए का ये सब का स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स में। फिर हमारा फोटोकेमिस्ट्री एडवांस लेवल का है, और डेफिनेटली इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि आप कंपाउंड बना लिए बट कैरेक्टराइजेशन करना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक चाहिए आपको। तो क्योंकि हमने प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक और फिजिकल में पढ़ लिया है, तो अभी क्या करना है, थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रख के और थोड़ा सा समझ के वैल्यूज़ को कि कैसे वेरिएशन होता है, उससे हम IR, UV विजिबल, H1 और C13 की हेल्प से हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। हाँ, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केमिस्ट्री की बात। अब हम आते हैं यूनिट 10 पे। ठीक है, अब ये जो यूनिट है ना, मैंने जैसे कि मैं पहले भी बोली कि ये यूनिट हमें हमारे एग्ज़ाम के ध्यान में रख के, एग्ज़ाम क्या है, कहाँ पे हो रहा है, किस आपकी जो पोस्टिंग हुई है कहाँ पे हुई, तो उसको ध्यान में रख के किया है, उसकी डिमांड क्या है। तो क्योंकि आप MP में प्रोफेसर बनेंगे, तो जो केमिस्ट्री है वो MP में कैसी है, केमिस्ट्री है MP में कैसी है का मतलब है कि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो आपके कृषि में जो काम आता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, तो वो सारी चीज़ें MP में कैसे, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका एनवायरनमेंट, तो वो सब जानना ज़रूरी होता है। तो मिनरल्स और ओर्स, इसमें वेल्थ क्या है इसकी MP की, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इससे इकोनॉमी डिसाइड होती है ना, तो ये तो जानना ज़रूरी है। और MP का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया के वेल्थ में कितना है, तो ये उसमें आ जाता है। ये मध्य प्रदेश से भी, और थोड़ा सा जनरल इंडिया भी पढ़ेंगे। अब ये जो है एज अ केमिस्ट जो हमें आइडिया होना चाहिए कोल का, ग्लास, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब का, क्यों, क्योंकि ये सारे जो मटेरियल हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, इनका एप्लीकेशन ज़्यादा है, इतने सारे 118 एलिमेंट हैं, उनमें से मतलब लिमिटेड का ही यूज़ होता है। पढ़ने के लिए तो हम सब पढ़ते हैं, पर यूज़फुल जो होता है वो बहुत इन सब का ज़्यादा होता है, इसलिए इन सब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन में काम आता है, कृषि में काम आता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, ये सब। तो ये, और ये जो हमारा ये है चैप्टर, ये हमारा NCERT का लास्ट का 12th में जो है वो लास्ट वाला चैप्टर है, वही है ये। फूड स्टफ में, कॉस्मेटिक में, बेसिक मेडिसिन में, ये सब जानना चल रही है अभी। ठीक है, तो ये
बेसिक मेडिसिन वगैरह हम जो यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए ये किया है। और ये नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी क्योंकि कुछ दशकों में सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया रहा है रिसर्च का और बहुत ही यूज़फुल रहा है इसका एप्लीकेशन मेडिसिन में, इवन कैंसर ट्रीटमेंट में, स्पेस में, ये सब बहुत हुआ है। तो ये मतलब अप टू डेट होने, तो ये यूनिट ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है और अच्छा यूनिट है। इसका कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल की बात करेंगे जब हम रेफरेंस बुक में जाएंगे। तो इसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब ये हमारे टोटल 10 यूनिट की डिटेल में बात हो गई। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था लास्ट एग्ज़ाम में हमारे, ठीक है। तो अभी हमने टोटल अपने 10 यूनिट देखे, जिसमें से पहला यूनिट और लास्ट का यूनिट आपको पता है किस तरह से डिज़ाइन किया है, हमने डिस्कस किया। उसमें से 2 यूनिट जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का है और ठीक है। यूनिट 1 हो गया एशियन इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से लिया है। फिर हमारा ये हो गया फिज़िकल केमिस्ट्री से 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और लास्ट वाला यूनिट अगर बात करें चौथा यूनिट, तो ये टोटल हो गए हमारे 4 यूनिट, ठीक है। यानी कि 40% सिलेबस का हिस्सा ये है और 60% सिलेबस का हिस्सा ये है हमारा 3 इनऑर्गेनिक से और 3 यूनिट इनऑर्गेनिक से, ठीक है। ऐसे ही और सेम ऐसा ही रिफ्लेक्शन आपको एग्ज़ाम नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी दिखता है जब एग्ज़ाम हम देते हैं। 60% हिस्सा जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आया है और 40% हिस्सा एग्जैक्टली इससे आया है। हम देखते हैं कैसे। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है, आप इसमें ही हो गया। तो अभी क्या है कि 14 क्वेश्चन हमारे जो थे वो एशियन इंडियन केमिस्ट्री से थे, यूनिट 1 से। फिजिकल केमिस्ट्री से आया था 32 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन आया था हमारे इनऑर्गेनिक से, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एशियन इंडियन केमिस्ट्री, और ये आया था हमारा ऑर्गेनिक से 48 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक से आया था। और 14 क्वेश्चन आया था हमारा लास्ट यूनिट 10 से, जिसको हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री इन एमपी। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है बट हमारी समझ के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देखो इन दोनों को मिला के 90 क्वेश्चन बनता है और बाकी सबको मिला के बनता है हमारा 60 क्वेश्चन। तो 60% हिस्सा हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था, जैसे ही सेम रिफ्लेक्ट किया है सिलेबस पे। इसलिए कहती हूँ सिलेबस जाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम का। और 40% हिस्सा हमारा जो है बाकी 4 यूनिट का है। हालांकि इतना स्ट्रिक्टली इसको नहीं लेना चाहिए, बट क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम से हमें ये पता चलता है तो हम ऐसे इसको थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन मिलेगा कि किस ओरिएंटेशन में तैयारी करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, किसी का इनऑर्गेनिक है तो उसको ऑर्गेनिक मुश्किल हो जाती है, तो वो सोचें कि ऑर्गेनिक छोड़ दूँ। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से ही आए थे, तो ऐसे ही सेम कोई फिज़िकल है, कोई ऑर्गेनिक वाला सोचे कि इनऑर्गेनिक छोड़ दो, तो ऐसा नहीं उन्होंने ये किया है। तो जैसा यूनिट जितना दिया है उसी के हिसाब से इन्होंने ये किया है वेटेज, इसका एग्ज़ाम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ये किए हैं। तो ये आई होप आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का समझ गया होगा। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ़ क्वेश्चन क्या है। देखिए ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये, लेकिन 2022 के हिसाब से और 2017 का भी मैंने पेपर देखा, 2017 और 2022 को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो अलग हैं, वो डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू भी नहीं था, जीके भी नहीं था। बट फिर भी केमिस्ट्री का हम थोड़ा सा देखेंगे क्या था। तो एक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक, मीडियम और ये एडवांस लेवल। बेसिक, मीडियम, एडवांस लेवल में किसको बोल रही हूँ?
ये हमारा हो गया एडवांस, हो गया पीजी का, ये हमारा हो गया यूजी का यानी कि मीडियम लेवल, ये हो गया हमारा 12th का, 12th, ठीक है। तो 12th का लेवल का हो गया। तो अभी इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 30% हमारे बेसिक से आया था, 60% हमारा यूजी से आया था, मतलब बहुत मेजर पोर्शन है जो यूजी का है। तो मतलब आप यूजी और 12th और यूजी भी करोगे तो आप लगभग 90% पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से किए तो वेल एंड गुड। एडवांस का फिर चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम कवर करेंगे। हमें कंप्लीट ही तैयारी रखनी चाहिए, उससे क्या होता है आत्मविश्वास आता है। तो कंप्लीट तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एडवांस का लेवल बढ़ा दिए या उसका मीडियम का कम कर दिए तो किस तरह से हम वो करेंगे तो एग्ज़ाम में स्ट्रेस ना हो। तो इसलिए हम कंप्लीट इंक्लूसिव ही तैयारी करेंगे, ठीक है। 2017 में बात करूँ तो एडवांस लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बाकी सब सेम था। मीडियम का थोड़ा सा 10% तो अराउंड 20% 2017 में एडवांस था, बाकी सेम ही था। और अगर इन जनरल हम ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं दोनों का ही। और मैं ये क्यों ऐसे इजी टू मॉडरेट किस बेसिस पे कर रही हूँ, नेट के बेसिस पे। नेट का पेपर हम डिफ़िकल्ट लेवल कह सकते हैं और जो इसका पेपर है हम उसको इजी टू मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं। और एक नोट डाउन ये भी करना है कि जो पेपर का लेवल होता है वो पूरे एग्ज़ाम का डिसाइड होता है। तो यानी कि पेपर 1 का भी हमें देखना पड़ेगा, यानी कि जो जीके उससे भी हम ये करते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो पेपर 1 का भी जब कंपाइल करते हैं तब हम उसको लेवल बताते हैं एग्ज़ाम का। तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको एग्ज़ाम का ओवरव्यू मिल गया हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो पास्ट 5 ईयर्स का करते या पास्ट 10 ईयर्स का करते तो हमें ज़्यादा अच्छे से मिल जाता, लेकिन ठीक है हमारे पास एक है तो उसे थोड़ा देख के हम समझ सकते हैं, हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे रेफरेंस बुक की, कि जैसे कि कहा कि बहुत कुछ पढ़ना रहता है हमें, तो हमें क्या पढ़ना है क्या करना है। तो हमें अपने एग्ज़ाम को, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो हमें वो देखना है। तो रेफरेंस बुक है हमारी, एक तो एनसीईआरटी सबसे सही रहती है, सबसे सेफ़ रहता है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आप भी प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपका पीजी हो चुका है। तो एनसीईआरटी आपको चारों जो हमारी केमिस्ट्री की हैं एनसीईआरटी चारों बुक, वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और न्यू वाला देखना है, क्योंकि न्यू में एनईपी के हिसाब से थोड़े सिलेबस अपडेट हुए हैं, तो न्यू एनसीईआरटी आप लोग देख लेना एक बार। फिर हमारा आता है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की तो सबसे अच्छी बुक जो मैंने भी रेफ़र की है पर्सनली, और आप ये एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी सबसे बेस्ट रहेगी, वो है पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन आई थिंक 48 है इसका। आप लोग एक बार मेरे पास 47 थी, पर आप 48 से पढ़ लेना, तो ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम, एडवांस लेवल भी, बेसिक लेवल भी, आपको यूजी लेवल का भी इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, वो देख लेना। और एक तो हमारे पास है जेई या नीट। जेई की करेंगे तो आपको सबको आ जाएगा। नीट का भी अगर आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया उसके क्वेश्चंस, उसके इवन ये इनऑर्गेनिक के लिए भी अप्लाई होता है, तो भी बहुत अच्छा, मतलब आपका 30-40% कवर हो जाएगा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और इवन ऑर्गेनिक का भी, ठीक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, बैनवेल बुक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डेडिकेटेड है, बहुत सुंदर बुक है। इसमें सब कुछ है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, और अगर लैंग्वेज का इशू नहीं है तो आपको तो डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। काफ़ी इसमें अच्छा है, इसमें कंप्लीट नॉलेज है, बट आप पूरी शर्मा से भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मैंने आपके बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कुछ एक्स्ट्रा अगर जानना है तो। बाकी ये आपके लिए सफिशिएंट है। फिर आता है आपका इनऑर्गेनिक, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है, जेम्स हुई जो बुक है, ये बहुत प्यारी बुक है। इसमें इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इवन नेट और गेट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बुक से ले लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही मैं इसको मान के चलूँगी स्टैंडर्ड बुक है,
और आपको हर एग्ज़ाम और आपके हर इंटरव्यू नॉलेज सबके लिए काम आएगी, तो आप ये कर लेना। लेकिन इसकी लैंग्वेज बैनवल से भी थोड़ी टफ है, मैं मानती हूँ। अगर लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है तो आपके लिए बेस्ट बुक है, आप ये रेफ़र करिए। अगर आपको लाइटर वर्जन ऑफ हुई चाहिए तो ये रहा पुरी शर्मा कालिया, क्योंकि इंडियन ऑथर हैं तो उन्होंने लैंग्वेज बहुत अच्छे से रखा है, ईजी कर दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, इनका भी बहुत अच्छे से बुक लिखा गया है। इन्होंने क्या किया है, सारी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ा है, बहुत गहन अध्ययन किया, अपनी एक बुक बनाई और रेफरेंस दिया। इवन उन्होंने ह्यूई की भी रेफरेंस ली है, तो ये भी बुक अच्छी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, नेट वगैरह के लिए भी, नेट और गेट के लिए भी, और आपके पीएससी के लिए भी ये अच्छी रहेंगी, एपी के लिए भी। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉर बाय जगदम्बा सिंह, ये भी अच्छी है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इन सब में नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगी अच्छे से। बाकी जो नोट्स प्रिपेयर होंगे, जो वो होंगे तो होंगे, इन्हीं सब बुक को रेफ़र करके नोट्स बनाया जाएगा। बट खुद से भी पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत काम आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक ये बेसिक है जगदम्बा सिंह का, ठीक है, और दूसरा है इन्हीं की एडवांस आती हैं, तो ये यूजी जब पीजी लेवल पे जाते हैं तो ये पढ़ते हैं। ये 2 या 3 में से आप रेफ़र कर सकते हैं, एक ये क्लेडन की या फिर आप एडवांस केमिस्ट्री जगदम्बा सिंह की, दोनों ही अच्छी रहेगी, दोनों में से कोई एक। क्लेडन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट ये बहुत अच्छी है, ये बुक मैंने इससे पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बुक है। फिर हमारे फ़ोटो केमिस्ट्री, क्योंकि समय ये नहीं तो उसके लिए जगदम्बा सिंह की ही बुक है, अलग से बनाई है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री राज के बंसल, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और बाकी ये सब मैंने थोड़ा सा, ये स्टुअर्ट वॉरेन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये फिनार जो है आपके नेचुरल प्रोडक्ट के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन वगैरह के लिए हैं, वो सब के लिए फिनार अच्छी बुक है। ठीक है, अब रही बात यूनिट 1 और यूनिट 10 की, तो ये तो हमारे 8 यूनिट की बात हो गई। जो यूनिट 1 और यूनिट 10 है उसके लिए आपका मल्टीपल सोर्स है, क्योंकि एक नहीं है, क्योंकि हर जगह से ये करना पड़ेगा। एक डेडिकेटेड कोई बुक नहीं है, क्योंकि नया भी है ये टॉपिक, तो उसके लिए हम मल्टीपल सोर्स ही करेंगे। जैसे इवन एमपी हायर एजुकेशन वेबसाइट है, आयोग की वेबसाइट है, वो सबसे हमें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, और उसको नोट्स बना के आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी है। और थोड़े से क्लैशेस भी होते हैं कि किसने किसका योगदान है, ये है, तो उसका ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलना मुश्किल है, तो हम ऑथेंटिक सोर्स हमारे एमपी की वेबसाइट को ही मानेंगे, जो हायर एजुकेशन की है, आयोग की है। ठीक है, अब तो लास्ट में मैं आपको एक थोड़ा सा टिप्स और सजेशन दूंगी, जैसे जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे भी शेयर करके। तो उसमें क्या है कि एक तो आपको हमेशा आपके सिलेबस के बारे में नोन होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम क्या है, वो उसकी डिमांड क्या है, वो पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्लियर होनी चाहिए। हाँ, और दूसरा मार्किंग स्कीम से याद आया, मैंने एक पॉइंट मिस कर दी थी, आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो काफ़ी हद तक हमारा फियर कम कर देता है, तो वो अच्छी बात है। दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टिप्स में मैं ये देना चाहूँगी कि आप सबसे ज़्यादा जितना से जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, कहीं पे भी, चाहे नॉलेज के लिए लें, एग्ज़ाम के लिए लें, इंटरव्यू के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, आपको जितना क्वेश्चन मिल जाए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, अलग अलग एग्ज़ाम के, चाहे वो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, गेट का हो, नेट का हो, और नेट और गेट का आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप एपी का भी सॉल्व कर लेंगे। तो जेई का, नीट का, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा, ऐसे नहीं सोचना है कि इस यूनिट को छोड़ दे, उस यूनिट को छोड़ दे, क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का मैंने एग्जांपल दिया, आप ऑर्गेनिक नहीं छोड़ सकते क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन उससे आए थे।
और आप ऑर्गेनिक के वो पर्टिकुलर यूनिट को नहीं छोड़ सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर छोड़ना भी अगर जैसे नहीं हो पाता है 90% कंप्लीट करा, मेरे लिए तो मैं तो सब पूरा ही करवाऊँगी, आप इंडिविजुअल स्टडीज़ के लिए तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। और दूसरा, आप अपनी स्ट्रेंथ, आपकी जो टॉपिक का स्ट्रेंथ है, आपकी सब्जेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो पहचानिए। जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जाता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो उसको आप अच्छे से करिए। और जो वीकनेस है उसके लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म है ही, वो हम आपको अच्छे से स्ट्रेंथन करवा देंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है तो वो तो करना ही है, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, वो तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो प्रैक्टिस से होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका फियर कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ तो लेते हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको आते हुए भी आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 3 घंटे में सब सॉल्व करना है आपका 150 क्वेश्चन। तो 150 नहीं भी करेंगे तो भी 120 130 जितने भी हो तो आपको ये करना है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। हमारे न्यूरॉन्स उस तरह से डेवलप हो जाते हैं प्रैक्टिस, तो हम उस तरह से थिंक करने लगते हैं, उसी तरह से सोचने लगते हैं। तो एक तो ये करना है। बाकी ठीक है, इतने तक सही रहेगा आपका। और ऑल द बेस्ट आपको प्रिपरेशन के लिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।